नमस्कार दर्शकों, आज हम एक मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हैं और टॉपिक वही है जिसके लिए आप अक्सर मेरे प्लेटफॉर्म पर आते रहे हैं। हम बॉलीवुड की एक और डार्क रियलिटी है, एक और डार्क ट्रुथ है, एक काली सच्चाई है जिसको सामने लाने के लिए आपसे मिलवाना चाहते हैं। सुलग्ना चैटर्जी हमारे सामने हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। ये एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डबिंग भी करती हैं और बहुत सारे शोज को ये ट्रांसलेट भी करती हैं। और ये आपके सामने आज बॉलीवुड की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगी जिनको सुनकर आपको काफी हैरानी होगी। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं या आप कोई ओटीटी पर शो देख रहे हैं, आप उसको देखकर एंटरटेन हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें काम करने वालों को पूरा पैसा, पूरा भुगतान नहीं मिला होता है। यानी फिल्म अपनी कमाई कर रही होती है, शो अपनी कमाई कर रहा होता है, प्लेटफॉर्म उससे पैसा कमा रहा होता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से उस शो में या फिल्म में मेहनत की है, उन्हें अपना मेहनताना नहीं मिला होता है। बहुत पहले, आज से करीब 5 साल पहले, जब कोविड आया था, उस वक्त भी सुलग्ना हमारे साथ जुड़ी थी और हमने उस वक्त बात की थी कि किस तरह से इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग होते हैं, और 95% लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, प्रोजेक्ट वाइज काम होता है, और कैसे उनको पैसा नहीं दिया जाता था और कोविड के समय कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। ऐसी तमाम बातें हमने आपके सामने पहले भी रखी थी। अब कुछ और बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुलग्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच उज्जवल जी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया अपने शो पे आने का और अपनी बातों को रखने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कहाँ से शुरू करें? मैं उस दिन आपसे मिला था, हमारी काफी देर बात हुई और आपने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनको सुनने के बाद हमने तय किया कि हमें आपसे बातचीत करनी चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि चाहे फिल्में हो या शोज हो, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल्स हैं, वो इन जनता के लिए बनाते हैं, तो कम से कम जनता को तो ये पता हो कि उनके साथ क्या होता है। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिनको अक्सर, कई बार आपने बताया, पैसा नहीं मिलता, आपकी पूरी पूरी मेहनत लग जाती है, पूरा पूरा वक्त चला जाता है। मैं चाहूंगा कि हम आपसे ये पूरी कहानी सुने, क्योंकि आप इसकी भुक्तभोगी हैं और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो साथ में काम करते हैं, जिन्होंने इस पूरी सच्चाई को खुद जीते रहे हैं। तो प्लीज शुरू कीजिए। जी, सबसे पहले तो हाँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, पर मैं अकेली नहीं हूँ। कतार जी। बहुत लंबी है। पर जी। अफसोस कि शायद आर्टिस्ट लोग डरते हैं बोलने से, या उन्हें हाँ। लगता है इतने बड़े लोगों से क्या पंगा ले। और बड़े हम्म। लोगों को पता है कि आर्टिस्ट लोग पंगा नहीं लेंगे, वैसे ही भूखे नंगों की आबादी है। जी। एक अगर आवाज उठाएगा, हम उसको बॉयकॉट कर देंगे, लात मार के हटा देंगे, कोई काम नहीं मिलेगा उसे। 10 लोग और लाइन में खड़े हैं। तो इसलिए हम्म। उनके मन में वो डर कि भाई लोग हमारे साथ काम करना बंद कर देंगे, हमें थोक के भाव परफॉर्मर्स नहीं मिलेंगे, टेक्नीशियंस नहीं हाँ। मिलेंगे, वो डर उनके मन में है ही नहीं। हम्म। पर आर्टिस्ट के मन में ये डर है कि यार इतनी भीड़ में मुश्किल से थोड़ा काम मिला है, 2 पैसे का ही सही, अगर मैंने आवाज उठाई तो वो भी मिलना बंद हो जाएगा। अब मुझे भी जी। बहुत लोग बोलते हैं मत बोला कर, मत बोला कर, पर किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक उन्हें ये एहसास दिलाते रहेंगे कि भाई आप करते रहो हम पे टॉर्चर, आप हमसे हम्म। काम करवाओ, पैसे टाइम से दो, मत दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम गधे गधों की तरह लगे रहेंगे। कभी तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना कि कैसे पावर गेम चल रहा है। तो हाँ। अगर मैं चाहूंगा जैसा कि कि आप आपने कहा। किसी इंसिडेंट के बारे में बताएं जिसमें आप कुछ और डिटेल अगर दे सकें। जाहिर है कि आप कुछ नाम उजागर नहीं करना चाहेंगी, लेकिन हमें कम से कम घटना पता चले कि किसी शो के दौरान हुआ, किसी फिल्म के दौरान हुआ, किस तरह की ज्यादती हुई, और ऐसा कितने समय से हो रहा है। देखिए ये जैसा आपने कहा, मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ और मैं डबिंग के स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ। डबिंग के स्क्रिप्ट मतलब जैसे कि कोई रीजनल शो या ओटीटी का कोई कंटेंट बना है, उसको हिंदी में किया जाता है जब, तो पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है ताकि आर्टिस्ट उसको देख के डब करे, उसमें अपनी जी। आवाज भरे। तो जी। वो लिखने का काम भी मैं करती हूँ कई बार। तो हम्म। ऐसे ही एक चैनल है, काफी पॉपुलर, बहुत बड़ा चैनल है, हिंदी स्ट्रीमिंग का टीवी हम्म। चैनल है, जो बीच में ट्रेंड चला था। वो लोग बहुत सारे पुराने बंगाली शोज, क्योंकि बंगाली टीवी सीरियल्स बहुत हिट होते हैं बंगाल में, तो शायद उन्होंने ये ट्रेंड हम्म। पकड़ लिया और उसको यूटिलाइज किया। बहुत सारे बंगाली शोज उठा के वो लोग हिंदी में डब करवा रहे थे और अपने चैनल पे चला रहे थे।
और वो शोज काफी अच्छे चल रहे थे। कुछ कुछ हाँ। शोज के तो इतने अच्छे टीआरपी थे, इट सीम्स के वो हिंदी को भी मात दे रहे थे। अच्छा। तो उनमें से बहुत सारे शोज मैंने लिखे हैं। ऐसा ही एक शो था जो बंगाली में जिस नाम से बना था, उस शो का नाम था मोहर। और वो जब बंगाली में आया था तो बहुत हिट हुआ था। तो उसी शो के लिए साल 2022 में मैं, तो डबिंग के लिए मैं पहले बता दूं, चैनल जो है एक वेंडर को काम डेलीगेट करता है। वेंडर हमें बताते हैं, हम उनके अंडर में काम करते हैं, जो राइटिंग करते हैं, जो डबिंग आर्टिस्ट है, जो स्टूडियो में इंजीनियर है, वो सब वेंडर के अंडर में आते हैं। तो हम कंप्लीट करके वापस चैनल को प्रोजेक्ट भेजते हैं। तो मैं तो लिख ही रही थी उस चैनल के लिए, पहले भी शोज लिख चुकी थी। 2022 में मेरे वेंडर का फोन आया कि एक नया शो आया है सुलग्ना, तो अवेलेबल है ना अभी, कोई और प्रोजेक्ट तो नहीं लिख रही? मैंने बोला हाँ अभी एक प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि 50 एपिसोड्स लिख के भेजने हैं और चैनल को अर्जेंटली 1 महीने के अंदर उसे एयर करना है। अब जो डबिंग का प्रोसेस होता है ये काफी टाइम टेकिंग है, लोगों को देख के लगता पता नहीं चलता होगा, आपको वो स्क्रिप्ट, वो शो देखना पड़ता है, उस डायलॉग के लेंथ में आपको मैचिंग हिंदी के डायलॉग लिखने पड़ते हैं, उसका मीनिंग सही से निकले, ये इस हिसाब से तो राइटिंग का काम तो हो गया। उसके बाद आर्टिस्ट आके डब करते हैं, आर्टिस्ट की किसकी आवाज मैच हो रही है उस हिसाब से आर्टिस्ट का सिलेक्शन होता है, फिर उस पे जो इंजीनियर है उसमें पूरा वो ट्रिम करके उसको तैयार करता है। तो ये एक एक एपिसोड के पीछे बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि 50 एपिसोड्स लिखना है। मैंने बोला ठीक है करते हैं। दिन रात बैठ के 50 एपिसोड लिख के दिए। जब एपिसोड लिख रहे थे तभी मुझे फील आया कि ये ऑडियंस शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर खैर ये डिसीजन मेरा नहीं है। तो हाँ। मैंने वेंडर को बस अपनी बात रखी, वो बोले देखो अब हमारा काम तो है बना के देना, वो हम दे रहे हैं, अब चैनल ने अगर दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो 50 एपिसोड मैंने लिख के दिए, उन्होंने डब करके दे दिए। चैनल ने अचानक से क्रिएटिव डिसीजन लिया कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है हमें एपिसोड्स में, हमें एपिसोड्स पे रीवर्क करना पड़ेगा। तो हम्म। मुझे वेंडर ने बोला अभी वो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे गया। मैंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि रीवर्क करने की जरूरत है। खैर हम्म। बहरहाल चैनल ने इट सीम्स उन एपिसोड्स को वापस वर्कआउट किया। फिर से वो लगभग ऑलमोस्ट 50% एपिसोड्स वापस रीराइटिंग के लिए आए। अच्छा। ओके। फिर से लिख के दिए, फिर से डब हुआ, फिर से गया। फिर चैनल ने बोला नहीं नहीं अभी हम इस शो को होल्ड पे डाल रहे हैं, कोई नए शो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7-8 महीने हो गए। फिर से मुझे वेंडर का कॉल आया कि सुन फिर से वो लोग बोल रहे हैं स्टार्ट करने का। मैंने भी सोचा चलो फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो अब तो पेमेंट आएगा। फिर हमने वापस लिखा, क्योंकि नए से वापस सारे एपिसोड्स उन्होंने एडिट किए, वापस रीडअप करवाया, तो फिर से उस पर काम किया। और फिर से वो गायब हो गए, कोई जवाब नहीं है, बताएंगे। अब उनका बताएंगे कब होगा पता नहीं। और समवेयर अराउंड आई थिंक 2023 या 2024 मुझे वापस वेंडर का कॉल आया कि इस बार हम भी त्रस्त हो गए। हमने चैनल को बोला आप हर बार ऐसे लिखवा रहे हो, नहीं चलेगा, आप एक हमें फाइनल अल्टीमेटम दो, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी पेमेंट रिलीज नहीं किया है। क्योंकि चैनल का उसूल है जब तक हम एपिसोड टेलीकास्ट नहीं करेंगे हम उनके पेमेंट्स नहीं देंगे। तो चैनल ने बोला नहीं नहीं इस बार हम सिर्फ 10 एपिसोड लिखवा रहे हैं, वो हम एडिट करके तैयार करके एयर करेंगे। तो ठीक है, 10 एपिसोड फिर से लिख के दिए, फिर से वो एयर हुए। और फिलहाल अभी तक 2022 से लेके अब तक हमें कोई पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है। तो शायद मुझे मेरे वेंडर ने अपने हम्म। पॉकेट से कोई पेमेंट अगर थोड़ा 8-10 एपिसोड का दिया है, क्योंकि वही मैं उनके आगे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा कैश क्रंच चल रहा है, प्लीज आप रिलीज कर दो, तो वो वेंडर ने किया है। मुझे जहां तक खबर है चैनल ने कोई पेमेंट रिलीज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एपिसोड एयर नहीं किए। तो आपका ये कहना है कि एक शो जिस पर आपने लगभग 3 साल के दौरान काम किया, आपको पैसा नहीं मिला, और आप अकेली नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा इस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है कि काम करा लेना और पैसे नहीं देना। लगभग कितने दिन आपने काम किया होगा, और आपके टोटल वर्किंग डेज अगर हम काउंट करें तो? सर वर्किंग डेज तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अ, समझ लीजिए एक एपिसोड लिखने में एक दिन का वक्त लगता ही है, क्योंकि आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप दूसरी चीजें भी कर रहे होते हैं। तो यही समझ लीजिए कि
लगभग 200 एपिसोड लिखे हैं, तो 200 दिन 200 डेज। हाँ, मतलब आपका करीब करीब 6 से 7 महीने का पैसा आपको 3 साल से नहीं मिला है। सुलग्ना, ये क्या आपके साथ पहली बार हुआ है या ऐसी प्रैक्टिसेस और होती रही हैं? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप खुलकर बताएं ताकि लोगों को अंदाजा हो, क्योंकि हम अक्सर बॉलीवुड की उस ग्लैमर को तो देखते हैं जो स्क्रीन पर होता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे कितनी काली सच्चाई है, हमारी उस तरफ कोशिश होती है उसको जानने की और लोगों के सामने लाने की। जी। देखिए, ये जो मैंने शो बताया मोहर, ये तो काफी बड़ा चंक था, बट इसके अलावा भी ऐसे है, मतलब एक दो एपिसोड लिखवाया चैनल ने, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें ये नहीं ऑन एयर करना है, तो वो एक दो एपिसोड तो भूल ही जाओ, उसका तो पैसा नहीं आया है क्योंकि उसको उन्होंने ऑन एयर नहीं किया। पर ये एक बहुत बड़ा शो है, और मेरे वेंडर के लिए मैं ये एपिसोड लिख रही थी, तो बहुत सारे राइटर्स होते हैं, एक राइटर अकेली मैं नहीं होती हूँ। एक शो पे बहुत सारे राइटर्स होते हैं, या अलग अलग शोज पे भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तेरा शो तो एक लौता नहीं है, इसके अलावा भी और दो तीन शोज है जिसमें पैसे अटके हैं। अब जब तक मुझे चैनल नहीं पे कर रहा, क्योंकि बहुत बड़ा बल्क अमाउंट है, उन्हें आर्टिस्ट को भी पे करना है, इंजीनियर्स को, राइटर्स को, सबको पे करना है, तो मैं अपनी जेब से कैसे पैसे दूं? तो एक अ, लौता ये शो नहीं है, ऐसा होता हाँ, रहता है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी एसोसिएशन भी होती है ना राइटर्स की, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की है, एक्टर्स की है, प्रोड्यूसर्स की, सभी की एसोसिएशन है, तो क्या वो एसोसिएशन जी, मदद करती हैं इस तरह के फंसे हुए पैसे को वापस निकालने के लिए? देखिए, वॉइस इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है आवा। मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ, पर जहां तक मुझे पता है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनको सरकार की तरफ से, दे आर नॉट अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन, ना उनके हम्म। पास कोई लीगल पावर है। वो मैक्सिमम वही काम करेंगे कि चैनल को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज पैसे दे दो, जो ऑलरेडी हमारे वेंडर कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दे हैव इनफ पावर टू टेक दिस मनी आउट। तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ कोई रिटन एग्रीमेंट भी नहीं हुआ कि आपने उनके लिए काम किया? अगर आपसे कोई सबूत मांगे कि आपने उनके लिए काम किया, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि हाँ आपको जी साइन हाँ। किया गया था? कोई ईमेल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि राइटर को, डबिंग आर्टिस्ट को शायद फिर भी, आई एम नॉट श्योर, ऐसे शोज के लिए आपके वेंडर पूरा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं चैनल से, तो वेंडर और चैनल के बीच में अग्रीमेंट डेफिनेटली होता है। पर वेंडर जिन लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, और ऐसा जनरली होता नहीं है। हमें पता है कि एक बार शो ऑन एयर हो गया तो एक दो महीने के बाद पैसे आ ही जाएंगे, तो इसलिए एक ट्रस्ट फैक्टर पे काम चलता है। क्या लगता है आपको इसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए? क्योंकि अभी देखिए आपकी मेहनत तो गई, चैनल को तो फर्क नहीं पड़ रहा, चैनल चल रहा है, ये शो नहीं चल रहा तो कोई और चल रहा है। और आपने जैसे बताया कि आपके वेंडर ने भी चैनल को कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अ, ये तो अब आगे आप कहीं काम करेंगे, आपको आज कोई फोन आता है, कल को कोई कॉल आता है, तो आपके मन में तो हमेशा ये डर रहेगा कि मैं काम तो कर रही हूँ पर पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है और आप बता रही हैं कि इंडस्ट्री में तो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है ये। देखिए, पॉइंट वही है ना सर, कि आखिर कब तक हम लोग ऐसे वल्नरेबल होके काम करें, क्योंकि कहीं से भी, चाहे एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डबिंग हो, कोई भी वर्टिकल में अगर आप काम कर रहे हो, मन में कहीं ना कहीं एक कोने में डर रहता ही है, यार प्रोजेक्ट तो आ गया, पता नहीं अचानक से बंद हो गया तो, पता नहीं अचानक से पैसे नहीं दिए तो, अचानक से भाग गए तो उस पता नहीं का हमें सच में कुछ नहीं पता। और इसके लिए अब हम कर क्या सकते हैं, आप बताइए, इतना बड़ा एक चैनल है हमारा, आर्टिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए क्या है? और इसी वजह से कोविड के वक्त भी मैंने ये बात की थी कि फ्रीलांसर्स के लिए एक अलग से लॉ सिस्टम बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस देश में करोड़ों की आबादी में फ्रीलांसर्स है, जो लोग प्रोजेक्ट बेसिस काम कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है, और हमारी इंडस्ट्री में तो खासकर बहुत सारे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले इससे बेनिफिट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, चैनल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी फ्रीलांसर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एवरी मंथ सैलरी देने का बोझ कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब तक काम किया तब तक पैसा दिया, तो उन्हें भी अच्छा होता है। तो फ्रीलांसिंग इज बेनिफिशियल टू द फ्रीलांसर ऑल्सो एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो, बट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है। अगर आज एक प्रॉपर रूल बुक होता, सेट ऑफ लॉज होते, तो आज हम लोग जा सकते कि देखिए, ये लॉ के हिसाब से आपने ये नहीं दिया, तो अब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो हम लीगली भी इसको एक्शन ले सकते हैं। और आपको पता है, लीगली एक्शन लेना एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और हम्म। हमारी इंडस्ट्री में सैडली इतनी यूनिटी भी नहीं है।
अगर सारे आर्टिस्ट एक साथ मिलके आ जाए, आपको शायद इस शो के बारे में इससे पहले मेरे अलावा किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि सब यही बिल्कुल नहीं सोचते बोला। छोड़ो यार गया, छोड़ो गया, क्या करे अब, भूल जाओ, अगला वाला देखते हैं, नहीं तो बाकी के शोज में जो काम मिल रहा है वहां पे भी नाम बदनामी होगी, काम मिलना बंद हो जाएगा, तो कोई यूनिटी नहीं है। अगर सारे आर्टिस्ट एक साथ आ जाते कि नहीं चलो हम सब मिलके एक लीगल एक्शन लेते हैं, तो भी शायद कुछ हो सकता था। और ये चैनल को अच्छे से पता है कि इतनी यूनिटी तो इन लोगों के बीच में आनी नहीं है, तो भूल जाओ, छोड़ दो, बताते हैं, करते रहेंगे। और हम उनके पास तो जेन्युइन रीजन है, आपके पास उनके इस पास तरह तो से जेन्युइन मीडिया में रीजन है आकर, कि जी, हमने उनके पास जेन्युइन रीजन है, वो बोलेंगे देखो हमने तो शो ऑन एयर किया ही नहीं। पर मुद्दा ये है, आपने शो ऑन एयर नहीं किया, पर हमें सपना तो नहीं आया था ना, आप ही ने डेलीगेट किया था वेंडर को कि देखो ये शो है, हमें ये अर्जेंटली चाहिए, 50 एपिसोड बना के दो। हम तो सपने में नहीं काम किए, अब उसके बाद आप उसे ऑन एयर करते हो या नहीं, आपके क्रिएटिव डिसीजन लेते हैं या नहीं, आप घर पे बैठ के देखो, डस्टबिन में डालो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमने ये आपको ठीक टाइमली काम करके दिया। ये ठीक ऐसा है कि मैंने एक टेलर से शर्ट बनवाई और उससे ये कहा कि अब मैं इस शर्ट के पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस शर्ट को पहनता नहीं, लेकिन टेलर ने तो बनाई एग्जैक्टली है, टेलर का टाइम तो गया है। हम्म और हमारे देश में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है। आपने जैसे बताया कि आप अगर किसी लेबर कोर्ट में जाना चाहें, आप अगर इसमें कोई आप कानूनी मदद लेना चाहें तो कानूनी मदद किस तरह की आपको मिल सकती है। और ऐसे में सिर्फ आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो आप अपनी एसोसिएशन के पास जाकर बात करें, और आपने कहा कि एसोसिएशन में तो कोई एकता है नहीं, यूनिटी है नहीं, और या फिर आप इस तरह से सोशल मीडिया पर आते हैं, मीडिया के पास जाकर अपनी बात रखते हैं। क्या लगता है आपको, इससे कोई फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है कि और किसी लेवल पे चीजें होनी चाहिए जिसपे अब ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा मानती हूँ कि चुप रहना बंद करो। आप जब तक शोषण के आगे बोलोगे नहीं, वो होता रहेगा। और ये आज की बात नहीं है, इंडस्ट्री में काफी सालों से यही चल रहा है। वो जो दो चार बड़े बड़े नाम आपको दिखते हैं, उनके अलावा दे कंप्राइज ओनली हार्डली 1 or 2% ऑफ द इंडस्ट्री। पर उसके अलावा जो 98% इंडस्ट्री है, वो मुझ जैसे और बाकी जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके जैसे लोग हैं, जो हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं काम पाने के लिए, काम पाने के बाद पैसे निकालने के लिए। तो ये स्ट्रगल खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। तो वही, जैसे अगर आप फ्रीलांसर्स के लिए एक प्रॉपर लॉ सिस्टम ड्राफ्ट करो, जहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बने जो बैलेंस्ड हो। आपको, जब मैंने ये कोविड के वक्त भी जब बोला था कि फॉर एग्जांपल टेलीविजन में मैंने बहुत काम किया है, टीवी में जो एक्टर्स होते हैं उनका अगर आप अग्रीमेंट देख लो जो प्रोड्यूसर्स के साथ बनता है, फुल्ली वन साइडेड है। अगर एक्टर ने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, एक्टर ने वो नहीं किया तो हमारे पास अधिकार है उसे निकालने का, ये करने का, वो करने का। पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अगर प्रोड्यूसर ने या चैनल ने जो प्रॉमिस्ड टाइम है उतने टाइम में पेमेंट नहीं भरा, तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा या उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर द वंस जिनके हाथ में पावर है। तो ये पावर गेम को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी। आज आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बताने का, कितने लोग देंगे, कितने लोग आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने के लिए? अरे छोड़ो यार, टाइम नहीं है, क्यों झंझट में पड़ना। और और अगर मैं तैयार हूँ भी बोलने के लिए, तो कितने लोग अपने शो पे बुलाएंगे? और अगर मैंने बोल भी दिया, कितने लोग हैं उस चैनल के जो इस बात को सुनेंगे कि एक मोहर नाम का शो है, गुलमोहर मीडिया को दिया था और हमारे चैनल के थ्रू गया था और हमने पेमेंट क्लियर नहीं किया है, गलत किया है हमने, हमें उन्हें देना चाहिए पेमेंट। कितने लोग होंगे चैनल के जिनके अंदर वो ह्यूमैनिटी होगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा? आई डाउट, क्योंकि और सारा कोई लीगल पैसा का खेल फाउंडेशन है। नहीं है उनके पास। देखिए, लीगल फाउंडेशन भी तो नहीं है। अगर इतना ख्याल हाँ। उन्हें हो ना हो, लेकिन कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, जैसे आपने बताया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ना ही ऐसी कोई रूल बुक है जहां पर ये मेंशन है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक्टिंग भी करती हैं। हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने आपको पहचाना, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको क्राइम पेट्रोल में देखा है। सो एक्टिंग की दुनिया में किस तरह के और चैलेंजेस होते हैं? आपने एक हिस्सा हमसे शेयर किया जहां पर आप एज अ राइटर, एज अ ट्रांसलेटर
डबिंग के लिए आप स्क्रिप्ट लिख रही हैं और आपने 200 दिन काम किया और आपको एक भी पैसा नहीं मिला और आपको नहीं पता कि अब आगे की सामने की राह क्या है। ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बड़े छोटे शहरों में बैठकर सपने देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो फिल्म इंडस्ट्री की ये सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 6-6 महीने काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, और इस हद तक नहीं मिलता है कि 3-3 साल बीत जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि कभी मिलेगा भी कि नहीं, और जाहिर है ऐसे में आपको मानना पड़ता है कि शायद अब कभी नहीं मिलेगा। एक्टिंग के क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं, तो एक्टिंग के क्षेत्र के क्या चैलेंजेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, खासकर ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े स्टार्स नहीं है? जी, वो मैं बताऊंगी, पर उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो आपने कहा लीगल बाउंडेशन नहीं है चैनल को, एक्चुअली चैनल को लीगल बाउंडेशन है ओनली ऑन पेपर। जैसे मैंने कहा, गुलमोहर मीडिया ने उनसे प्रोजेक्ट उठाया, तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। पर आज अगर वो है तो वेंडर आफ्टर ऑल, वो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके अपना पेट पाल रहे हैं और दूसरों को पेमेंट कर रहे हैं। आज अगर वो लीगल केस करते हैं, वो चैनल है, उनके पास एक नहीं लाइंस ऑफ एडवोकेट है। वो वेंडर को बार बार कोर्ट में जाओ, हियरिंग के लिए डेट्स निकालो, उसका जो खर्चा होगा, जो टाइम निकलेगा, वो उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा या सोचेगा कि छोड़ मैं कोई और प्रोजेक्ट उठा के करूं। तो बिल्कुल। ये एक बायसनेस तो है ही। रहा सवाल एक्टिंग में, तो जी शुक्रिया आपकी दर्शक का जिसने मुझे पहचाना क्राइम पेट्रोल के लिए, हालांकि मैं बहुत सालों से नहीं कर रही हूँ अब। तो एक्टिंग में चैलेंजेस बहुत है। बाहर से लोगों को लगता है अरे वाह ये तो एक्ट्रेस है, इसकी तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एकदम आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं, खुद ही अपने घर के काम करते हैं, अपना खाना भी खुद बना के खाते हैं कई बार, जब मौका मिलता है, टाइम, क्योंकि टाइम नहीं होता। और लोगों को बाहर से लगता है कि बहुत इजी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फील्ड कंपेयर टू एनी अदर जॉब लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका जो वर्क आवर्स का शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट 8 घंटे का माना जाता है। हमारे शूटिंग लाइन में एक शिफ्ट 12 घंटे का माना जाता है। तो अब आप सोचिए, एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस जा रहा है 8 घंटे के शिफ्ट पे, उसको आप 1 घंटा 2 घंटा और एक्स्ट्रा रुकवाओगे तो 10 घंटे काम करेगा। हमारा ऑफिशियल शिफ्ट ही 12 घंटे का है, जिसमें 1 घंटा बोनस है। तो 13 घंटे की तो शिफ्ट होती है हमारी, जिसमें और 2 घंटे अक्सर रुकवाया जाता है शूट करने के लिए। तो लगभग हम 15 से 16 घंटे शूट पे निकाल देते हैं। अब जो बाकी के दिन के 7-8 घंटे बचे हैं, उसमें इंसान ट्रैवल करके घर पहुंचेगा, खाना खाएगा, सोएगा कब और उठेगा कब। सो इट इज वेरी वेरी डिमांडिंग ऑन यू। और ये पहले टीवी में ही होता था, पर अब विथ बजट्स कमिंग डाउन एंड विथ मोर प्रेशर ऑन मेकर्स, अब ये हर एक मीडियम में होने लगा है, चाहे ओटीटी हो, फिल्म हो। हाँ, जो बड़े बड़े स्टार है शायद वो अपनी बात रख पाते हैं, शायद वो बोल देते हैं भाई इतना ही काम करूंगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर हम जैसे एक्टर्स हैं जिनका इतना पार नहीं है, इतना से नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते, तो हमें करना पड़ता है। और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब होती है? कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी टीवी में कि 9 से 9 की शिफ्ट है, रात को पैकअप हुआ लगभग 12-1 बजे, मतलब आपके लगभग, जब आपका 12-1 बज जाता है तो आपका वो 3 घंटे माना जाता है, क्योंकि 9 o'clock की शिफ्ट काम की होती है। तो वो 3 घंटे ऐसे 2-3 दिन हमारा कंटिन्यूस ऐसे शूट चला, जब 3-3 घंटे एक्स्ट्रा हुए। पहले तो पेमेंट नहीं आ रहा था, जो कि जनरली 3 महीनों में आता है टीवी में, क्योंकि 3 महीने बाद वो कहते हैं चैनल ने रिलीज किया तो हम एज अ प्रोडक्शन हाउस आपको 3 महीने में पेमेंट देंगे। 3 महीने में पेमेंट नहीं आया, पीछे पड़े रहे कब आएगा कब आएगा। 5 महीने 6 महीने बाद फाइनली जब पेमेंट आया और जब अमाउंट देखा तो आई वाज लाइक ये तो एक्स्ट्रा आवर्स नहीं है। नहीं, वो हमने सारे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया प्लीज आप एडजस्ट कर लो ना, 2-3 घंटे की बात है। मैंने बोला जब मैं एक्टिंग कर रही थी आपने बोला था कि एडजस्ट कर लो, अब थोड़ी कम एक्टिंग करना चलेगा क्योंकि इसका तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। काम करवाते वक्त आपको चाहिए कि 1 टेक में ओके करे आर्टिस्ट और आपका टाइम कम से कम यूज हो और जल्दी से जल्दी पैकअप हो जाए। पैसा देते वक्त हम क्यों एडजस्ट करें? आपको जब प्रॉफिट मिलता है, जब आपका कोई शो हिट होता है, आप वो हमारे साथ शेयर करते हो, एडजस्ट करते हो। तो खैर, ये सारे चैलेंजेस हैं एक्टर्स के, और कुछ कुछ नहीं कर सकते, वही रिक्वेस्ट करो। ऑल्दो सिंटा इज अ वेरी पावरफुल एसोसिएशन एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। अगर आप सिंटा के पास जाओ, मैं कई बार मुझे जाना पड़ा है अपने पेमेंट्स के लिए, उन्होंने बात की है, मेरे पेमेंट्स निकलवाए हैं, पर वही है ना कि मैं क्यों उतना एक्स्ट्रा एफर्ट करूं? पहले तो काम ढूंढने की मेहनत करो, फिर काम पे जा रहे हो इतना स्लॉग करो, और उसके बाद अपनी पेमेंट के लिए भी सिंटा के पास भागो कि प्लीज मेरे पेमेंट निकलवा दो।
हाँ, ये वाकई बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन आप लोगों को देखने होते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा किया सुलग्ना कि आप बाहर निकल कर आई और आपने बात की। और मेरी हमारे चैनल पर हमेशा ये कोशिश रही है कि हम लोगों को ये बताते रहें कि जो फिल्म इंडस्ट्री जैसी दिखती है वैसी है नहीं, जो उसके पीछे चलता है वो अगर आपके जैसे लोग कुछ सामने आकर बताते रहें तो कम से कम लोगों को ये तो पता चलता रहेगा कि क्या क्या कुछ चला करता है। क्योंकि देखिए, दो तरीके होते हैं इंसाफ मांगने के। या तो आप हर बात के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जाहिर है, कई बार आपका अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं होता कि आप उसके लिए किसी पर मुकदमा कर दें, और इतना छोटा भी नहीं होता कि आप उसे भूल जाएं। महीने की सैलरी है जी आपकी, आप उसके लिए मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो महीने की सैलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ऐसे में सामने निकल कर आना, बाहर निकल कर आना और बात करना जरूरी होता है। हम चाहेंगे कि अगर आप और भी कुछ मुद्दे अपनी तरफ से रखना चाहें, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और हमारी जिस दिन बात हुई थी आपसे, आपने बताया था कि कास्टिंग को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किस तरीके से आपको एक सर्टेन तरह के रोल ही बार बार ऑफर किए जाते हैं और आप अक्सर उस टाइप कास्ट के टैग से बाहर नहीं निकल पाते। तो वो क्या चैलेंज होता है, वो भी मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को आप बताएं हमारे। जी, वन ऑफ द मेजर रीजन कि क्यों मैंने एपिसोडिक्स करना छोड़ दिया, क्योंकि जिन दर्शकों ने मुझे देखा है ऐसे एपिसोड्स में, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही रोल मुझे करने के लिए बुलाया जाता था। अब उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे वाह यार, ये तो ये बहुत अच्छे से करती है, ऑफ कोर्स ये करेगी ही, पर ऐसा नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता था। क्योंकि हाँ। कास्टिंग वाले फोन करके आपको जब कैरेक्टर ब्रीफ देते हैं तो अक्सर मैं बोलती थी, अरे भाई क्यों हमेशा ऐसे ही रोल दे रहे हो, मैं दूसरे टाइप के भी किस्म के किरदार निभा सकती हूँ। अरे नहीं, आप पे यही सूट करता है। मेरा मन हम्म। करता है बोलने का, आपको कैसे पता मुझ पे यही सूट करता है, आपने मुझसे कुछ और करवा के देखा है क्या? एक हाँ। बार हाँ। मौका तो दो। और अफसोस अब मेरी वैसी ही छवि बन गई है। और इनफैक्ट टीवी में ही नहीं बल्कि ओटीटी में भी, फिल्मों में भी जब मैं ऑडिशन देती हूँ तो उसी किस्म के किरदारों के लिए बुलाया जाता है, और आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी छवि बन गई है, अच्छा एक दो दिन के रोल के लिए इसको बुला लो। अब हम्म। जैसे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में वन डे टू डे आर्टिस्ट बोलते हैं या कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलते हैं। तो मैं कई बार मन में सोचती हूँ कि मैं क्या यहाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने आई थी? नहीं ना, मैं तो यहाँ एक्टर बनने आई थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि ठीक है, मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, नाच लेती हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ, गा लेती हूँ, मुझे तो अच्छे रोल्स मिलेंगे, हीरोइन के मिलेंगे, या फिर कम से कम हीरोइन की बहन, फ्रेंड, ऐसे बड़े बड़े रोल्स मिलेंगे जहां मैं पर्दे पे अच्छे समय के लिए दिखूं। पर हम्म। आने के बाद वही है कि मुंबई जैसे शहर में जीने की जद्दोजहद है, तो आपको जो भी रोल मिला आपने ले लिया, ये सोच के कि मुझे कोई ऐसे छोटे किरदार में देखेगा पर नोटिस करेगा कि नहीं, ये लड़की अच्छा काम करती है, चलो इसको हम्म। अब बड़ा किरदार दे। पर टेलीविजन इंडस्ट्री में तो, क्योंकि मैं उसमें ही ज्यादा काम की हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार अगर आपने कर लिया बहन का रोल, भाभी का रोल, तो आप पे स्टैंप लग जाएगा कि इसको ऐसे ही रोल के लिए बुलाओ। तो मेरी आपके ऑडियंस से यही एक एडवाइस है कि अगर आप टेलीविजन में हीरो या हीरोइन के रोल के लिए आए हो, तो चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े करो, पर कभी भी कोई और टाइप का रोल मत लेना, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कभी हीरो या हीरोइन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बहुत खास बहुत मजे की बात बताती हूँ उज्जवल जी। हम्म। ये जितने भी मैंने टीवी के डेली सोप में जितने भी बहन भाभी के रोल किए ना, इन सारे हाँ। शोज में मैंने पहले हीरोइन का ऑडिशन दिया है। और ओके। जब मेरा ऑडिशन गया तो मुझे कास्टिंग वाले का फोन आया, चैनल लव्ड योर ऑडिशन, बट यू नो व्हाट, lead has already been decided, but there's one more role which is very interesting, would you like to give audition for that? तो हम्म। ऐसा होता है। और हम ऐसा सोचते हैं, यार ठीक है यार, कुछ तो काम आएगा, चलो ठीक है, रोल तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के। तो फिर आपको उस तरह से उनके किस्म के किरदारों में घुसाया जाता है। बहुत सारे बड़ी एक्ट्रेसेस टीवी की और फिल्मों की भी बार बार निकल कर आती रही हैं, और उन्होंने समय समय पर कास्टिंग काउच के बारे में काफी बात की है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ हुआ था। क्या आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा है अपने आसपास होते हुए, या आपके साथ हुआ हो, या आपके किसी साथ की कोई फ्रेंड के साथ, या कहीं पर आपने कुछ नोटिस किया इससे रिलेटेड? अम, देखिए, मेरा अफसोस, एक बहुत एक वायरल हुआ था पोस्ट, बहुत गलत मीनिंग में वायरल हुआ था, जहां मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था एक कास्टिंग वाले का, कि वो बोला कि कुछ तो पता नहीं, बहुत पहले की बात है, कि
डायरेक्टर या प्रोड्यूसर चाहते हैं कि तुम कुछ फेवर दो वगैरह, और मैंने मना कर दिया था। और मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था इसलिए कि मैं लड़कियों को ये समझा सकूं कि देखो ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, इससे मन को छोटा करके दुखी होके पीछे मत हटना, इसको भूलो और आगे बढ़ो। पर उसको इतने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, बहुत सारे चैनल्स और मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया कि देखिए देखिए कास्टिंग काउच होता है, बट मेरा वो मुद्दा नहीं था। मेरा इरादा था लोगों को जागृत करने का, लड़कियों को जागृत करने का। रहा सवाल कास्टिंग काउच का, देखिए मैं कोई बहुत अमीर घर से या कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से तो आती नहीं हूँ, मैं स्मॉल टाउन मिडिल क्लास लड़की हूँ। तो मैं यहाँ बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी सोर्स के आई थी। तो ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसे कई सारे ऑफर्स आए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर जितना बदनाम हमारी इंडस्ट्री को किया जाता है ना, उतनी बुरी नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात है ना, आई एम श्योर ये बाकी इंडस्ट्रीज में भी होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हेल्थ केयर हो, हर जगह होती है। बट हमारी इंडस्ट्री ज्यादा उजागर है, हमारे चेहरे दिखते हैं पर्दे पे, तो हमारी बात इसलिए दूर तक पहुंचती है। वो लोग तो बेचारे बोल भी नहीं पाते, वो बोलेंगे कल नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और फिर कभी नौकरी भी नहीं मिलेगी। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बताते हैं। तो पर एटलीस्ट द गुड थिंग इज कि वी हैव अ चॉइस कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, चलेगा, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, जय राम जी की। पर वो लोग तो वो भी नहीं कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली तो नहीं सुना है, पर वाया वाया मुझे पता चला है। जैसे कॉर्पोरेट में फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस है, वो मुझे फेवर मांग रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मैं नहीं करना चाहती, और मैं अगर जॉब छोड़ना चाहती हूँ ना जॉब छोड़ने दे रहा है, और अगर मैंने जॉब छोड़ भी दिया तो किसी और कंपनी में जाऊंगी तो वहां का बॉस भी उसका दोस्त है, उसको बोल देगा ये सुन इसको जरा सबक सिखा देना, बहुत ज्यादा मुख बनती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके पीछे पड़े रह जाते हैं। तो एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है तू नहीं कर रही है कोई बात नहीं, वो भी समझ जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई रोल हुआ, ऐसा कोई ऑफर हुआ तो नहीं देंगे इसको। और खैर ये पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं तो उनकी चॉइस है। मुझे नहीं लगता ऐसा करके आगे बढ़ सकते, तो मैंने नहीं एक्सेप्ट की। थैंक यू सुलग्ना, आपने बहुत खुलकर बात की और हमारे दर्शकों को इंडस्ट्री का वो हिस्सा दिखाया या उससे रूबरू कराया जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर बॉलीवुड चैनल्स जो हैं वो चटपटे गॉसिप्स के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम असल बातें करें जिनसे लोगों को कुछ सच पता चले और वो उस बारे में भी जाने जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, ना के बराबर बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप निकल कर आई, आपने खुलकर बात की। हम उम्मीद करते हैं कि जहां भी आपका पैसा अटका है वो बाहर निकले, क्योंकि वैसे भी किसी दूसरे की कमाई से किसी का भला नहीं होता। कितने लोगों के आप हाय लेंगे, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत हाई ले रखी है जी बहुत जी बहुत हाई ले रखी है ऑलरेडी ये बड़े बड़े नामों ने। और शायद यही कारण है कि आज इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है। आज आप मैं देखिए उसी टीवी पर आ रहा इंडस्ट्री था। पे जो टीवी शोज है हाँ, बहुत उनका बुरा क्या हाल है हाल है। इंडस्ट्री का, और इतने सारे लोगों की हाय लेकर बैठे हैं आप। कर्मा नाम की एक चीज होती है, कर्मा ऑलवेज हिट्स जी, बैक। आप किसी का पैसा मारेंगे और आगे आपके साथ क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये व्हाट सद्बुद्धि गोज आएगी। अराउंड कम्स अराउंड। डेफिनेटली मैं उसी में बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है सभी को उसी में बिलीव करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुलग्ना हमसे बात करने के लिए और अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक्स टू द ऑडियंस जिन्होंने इतना एक्टिवली यहाँ पे हमारे इस बात को सुना। एंड आई होप कि अब एटलीस्ट वो चैनल वाले हमारा पेमेंट निकाले, उन तक एटलीस्ट ये बात पहुंचे ताकि वो इस बारे में सोच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू।